हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप हमारे फास्ट ट्रैक बैच का पूरा फायदा उठा रहे होंगे। हमारे फास्ट ट्रैक बैच में जो जो चैप्टर्स होते चले जा रहे हैं उसको आपने घर पर ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, हमारी टेस्ट सीरीज में अपीयर होना है और हमारे साथ पूरे फास्ट ट्रैक बैच की सीरीज में जुड़े रहना है। आज समय है आईबीसी 2016 का, उसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दोस्तों, आईबीसी 2016 करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आईबीसी 2016 जो सीएमए फाइनल लॉ के कोर्स में है, वो पूरा का पूरा आईबीसी 2016 आपके कोर्स में नहीं है। आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे, मतलब अगर आप ओरिजिनल लॉ की किताब देखेंगे, आईबीसी 2016 एज पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो वो सारे प्रोविजन नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोविजंस हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ ये दो टॉपिक्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। काफी कुछ ऐसा है जो आईबीसी 2016 के अंदर है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेरी पहली निजी सलाह आप सबको यह है कि किसी भी दूसरे कोर्स से आपको आईबीसी 2016 नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जब हमने कहा है कि जो ये नोट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये विशेष रूप से फास्ट ट्रैक के लिए नहीं बनाए गए, ये वही मेन नोट्स हैं जो मेन बैच में हम यूज कर रहे हैं। तो फिर आपको जो पीडीएफ मिल रहा है वो कंप्लीट मिल रहा है। हाँ, फास्ट ट्रैक के अंदर जो बातें मैं डिस्कस करूंगा उनको आप फास्ट ट्रैक मानिए, उनको आप फास्ट ट्रैक के रूप में पढ़िए, लेकिन जब आप घर पर सेल्फ स्टडी करेंगे तो काट छांट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी काट छांट करनी थी वो मैं कर चुका हूँ, अब आपको कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग व्हाट आर वी डूइंग इन द सेशन एंड वट एवर वी आर गिविंग यू इन द पीडीएफ, यू मस्ट रीड इट। इस आईबीसी 2016 का स्टडी मैट अगर आप देखेंगे तो कुल 4 हिस्सों में ये बटा हुआ है। 4 हिस्सों में पहला हिस्सा है डेफिनेशन या बेसिक समझ लीजिए, दूसरा हिस्सा है सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तीसरा हिस्सा है लिक्विडेशन और चौथा हिस्सा है पर्सनल इंसॉल्वेंसी। ये कुल मिलाकर 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। और ये मत समझिएगा कि जो पहला पार्ट है वो, जैसा कि आप देख पाएंगे, बहुत छोटा है और चौथा पार्ट बहुत छोटा है, तो आपको देखने से लगेगा कि ये पहला और चौथा पार्ट तो बहुत कम इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें से क्या ही आएगा एग्जाम के अंदर। 99% स्टूडेंट्स को लगता है कि जो सीआईआरपी वाला यूनिट है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वाला, बस वही कीमती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप जानते हैं कि हमने हर चैप्टर के हर कंटेंट पर जो क्वेश्चन आ चुका है वो वहीं चिपका दिया है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम में आ चुका है तो वो वहां मेंशन्ड होगा, और अगर वहां कुछ मेंशन नहीं है तो उसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं बना। दूसरी निजी सलाह मेरी ये है कि आप लोग इस बात पर बिल्कुल ध्यान न दें कि पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि आप सीएमए फाइनल में हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं करी जाती कि आप काट छाट अपनी पढ़ाई में करें। सिलेक्टिव स्टडी करने वाले अक्सर फेल होते देखे गए हैं और ये बात हमें मान लेनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को देखने की जरूरत नहीं, किसी और रिसोर्स को देखने की जरूरत नहीं, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जो हम करवा रहे हैं वो पूरी तरह कंप्लीट है। आइए शुरू करते हैं आईबीसी 2016। सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट करते हैं दोस्तों। पहले वाले पार्ट में आप पहले ये मार्क्स देख लीजिए। देखिए, ये जून 2017 से लेकर आज तक का टोटल यहाँ पर हमारे पास पैटर्न है। इसको देखिए कि जून 18 में 9 नंबर का, फिर 6 नंबर का, फिर 9 नंबर का, फिर 5 नंबर का, फिर 9 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 4 नंबर का। जून 23 तक बच्चे को ये भरोसा हो गया होगा कि ये वाला चैप्टर तो कभी मिस हो ही नहीं सकता, ये तो अपरंपार लीला है भगवान की, प्रभु की, ये तो आएगा ही आएगा। देख रहे हैं आप दिसंबर 23 में क्या आया, डब्बा गोल। इसका मतलब है दोस्तों, ये भाई सीएमए है, कुछ भी हो सकता है। और सीएमए क्या, प्रोफेशनल कोर्स है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी उड़ सकता है और कभी भी उभर कर आ सकता है। फिर जब दिसंबर 23 में नहीं आया तो इंस्टीट्यूट को इसकी कमी खली होगी, तो इन्होंने जून 2024 में 7 नंबर का पूछ लिया। आई विल शो यू कि क्या इन्होंने पूछा एग्जाम में। खैर, नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन। सबसे पहला है कि पुराने कानूनों की कौन सी लिस्ट है, यानी कि इंसॉल्वेंसी के बारे में देश में ये पहला कानून नहीं है। इंसॉल्वेंसी को लेकर हमारे देश में पहले भी कानून रहे हैं, लेकिन आईबीसी से पुराने कानून जो थे वो बहुत बिखरे हुए थे, अलग अलग ओवरलैपिंग प्रोविजंस थे, अलग अलग मैटर के अलग अलग कानून थे, और वो लिस्ट हमारे सामने है। एग्जामिनर कैन आस्क यू द लिस्ट, तो दिस इज द लिस्ट। अब इनके अंदर क्या है, अपने क्या करना, ये लिस्ट आप याद रखिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स
दिस इज द लिस्ट ऑफ द लॉज विच आर ओल्ड विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी। लेकिन ये जो पुराने कानून थे, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें बहुत प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रिकवरी इफेक्टिव नहीं थी। मतलब लेंडर्स को अगर इफेक्टिव रिकवरी चाहिए हो, टाइमली रिकवरी चाहिए हो, तो इसमें तो और टाइम फंस जाता था। आदमी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले वो ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ये जो यहां पर था, सबसे बड़ी समस्या ओवरलैपिंग प्रोविजंस की, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉस की, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोविजंस की, और उसके बावजूद फायदा नहीं होता था। देन केम द हिस्टोरिकल इवेंट इन द लाइफ ऑफ इंसॉल्वेंसी, द आईबीसी कोड, आईबीसी 2016। ये भारत सरकार पहली बार नवंबर 2015 में लाई। इसको ड्राफ्ट करा था बीएलआरसी ने, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी ने। आईबीसी 2016 पार्लियामेंट ने पास किया, फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई 2017 में, 2019 में, 2020 में, और समय समय पर आती रहती है। यहीं तक की अपडेट सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमको दी है, तो हमें यहीं तक का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा जो आईसीएमएआई ने नहीं दिया है, अगर आपको करना है तो जनरल नॉलेज के लिए दुनिया पड़ी है, खूब पढ़ते रहिए कि पानीपत की कितनी लड़ाइयां हुई थी। पेपर में नहीं आने वाली, पेपर में आने वाला ये जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। पर्पस, आईबीसी का पर्पस क्या है? लिखा बहुत कुछ है, लेकिन जो मुख्य बातें आपको याद करनी है, पहली बात है कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। यानी कि जो बिखरे लॉ थे उनको कंसोलिडेट करना, उनको अमेंड करना। सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बैलेंस करना, यानी कि ना तो डेटर परेशान हो ज्यादा, ना क्रेडिटर परेशान हो ज्यादा। डेटर जिसने पैसे देने हैं, क्रेडिटर जिसने पैसे लेने हैं, दोनों के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। आप डेटर को भी गोली नहीं मार सकते, सर वो बिजनेस कर रहा है, देश को डीटीआई डीटी देता है। और आप क्रेडिटर को भी अकेला नहीं छोड़ते, दोस्तों उसने पैसे दिए, उस बेचारे का हक क्यों मार रहे हो आप। थर्ड इज टू स्टैब्लिश अ रेगुलेटर कॉल्ड आईबीबीआई। इसको शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिए, IBBI। वी कॉल इट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। सो दिस इज लाइक रेगुलेटर ऑफ दिस इंडस्ट्री। जैसे आपने IRDA, RBI, सेबी अपने अपने क्षेत्रों में सुनी होगी, इस पर्टिकुलर इलाके में हमारे पास ये IBBI है। और इस पूरे चैप्टर में कई जगह बोर्ड बोर्ड वर्ड यूज हुआ है, तो बोर्ड का मतलब IBBI है, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। यहां दो डब्बे हैं दोस्तों। पहला कि ये अप्लीकेबल किन पर है, और दूसरा ये अप्लीकेबल किन पर नहीं है। जिन पर है वो जनरली बहुत आसान है याद करना, कंपनी, LLP, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एवरीबॉडी इज कवर्ड नाउ। बट हु इज नॉट कवर्ड? द फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यहां से एग्जेम्प्ट है। देखिए अप्लीकेबिलिटी एग्जाम में 2 बार आ चुकी। अप्लीकेबिलिटी एक बार आई जून 18 में 4 नंबर में, और जून 23 में 4 नंबर में। सोचिए 2 बार इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा, डिस्कस अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। इट इज एप्लीकेबल ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। इट हैज कंपनी, organization of a special act, LLP, body corporate, partnership, personal guarantor, partnership firm, proprietorship firm, individuals, everyone is covered. Now we have the non applicability। ये किस पर नहीं लगता? ये नहीं लगता उन ऑर्गेनाइजेशन पर जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। It doesn't apply on financial service providers. It does not cover financial institution, बीमा कंपनियां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, पेंशन फंड, इन सब पर नहीं लगता। आपने ध्यान रखना है कि किन किन पर यह नहीं लगता। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड बॉडीज। पूरे आईबीसी 2016 का सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, इस पूरे इंसॉल्वेंसी के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल किया जाता है उनकी लिस्ट ये है। ये है रेगुलेटर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन है? रेगुलेटर। थोड़ी थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं। ये रेगुलेटर है पहला। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? जज, यानी कि फैसले सुनाने वाली संस्था। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन है? लाइसेंसर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। जैसे आप सीएमए बन जाएंगे, आप एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पीरियड पूरा कर लेंगे तो आप इंसॉल्वेंसी का काम कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी को इंसॉल्वेंट होना हो तो उसका सारा पेपर वर्क आप संभाल सकते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आप बन सकते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप बन सकते हैं। लेकिन आपको लाइसेंस कौन देगा? तो लाइसेंस देने वाली संस्था है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो लोग, जैसे आपका प्रोफेशन है कॉस्ट अकाउंटेंसी, वैसे इनका प्रोफेशन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, आपने कुछ नाम सुना होगा, जैसे सिबिल
करके संस्था है ना हमारे देश में एक, सिबिल क्या करती है, उसके पास सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही तो है, कब आपने लोन लिया, कब नहीं लिया, कब डिफॉल्ट किया। उसी प्रकार भारत सरकार के द्वारा भी अब केवाईसी रजिस्ट्री बनाई गई है, सेंट्रल केवाईसी। और उसके अलावा भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भारत में हैं, जैसे सिबिल है, जैसे एक्सपीरियन है, जैसे सी केवाईसी रजिस्ट्री है, जिनके पास ये पूरी जानकारी है कि कब किसने कहां से लोन लिया है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। अब देखिए दोस्तों, ये डेफिनेशंस मुझे नहीं लगता कि फास्ट ट्रैक में हमें कवर करनी चाहिए। यहाँ पर कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब है डेटर का, क्रेडिटर का, डेट का, क्लेम का, डिफॉल्ट का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट, पर्सन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, डिस्प्यूट, फाइनेंशियल पोजीशन, इनिशिएशन डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, ऑपरेशनल क्रेडिटर, रिलेटेड पार्टी। ये देखने से बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखने से लगता है जैसे बड़े कीमती शब्द हैं, वो है भी कीमती, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस समय हमारा उद्देश्य है पेपर के अंदर 60+ नंबर लाना। हमारा उद्देश्य पेपर में 100+ नंबर लाना नहीं है। तो डेफिनेशन आप सेल्फ पढ़िए। हाँ, कुछ ऐसे शब्द जिनकी जरूरत है, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है, वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा जब जिस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। आई विल डेफिनेटली कवर द मीनिंग, राइट? So this marks the ending of the part 1. Now we'll start the part 2, which is little larger than the other parts. दोस्तों आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें CIRP, पहले तो वर्ड समझिए। CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का बेसिक मीनिंग क्या है? इसके अंदर आप सिर्फ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की इंसॉल्वेंसी ही डिस्कस करेंगे, विच इंक्लूड्स कंपनीज, LLPs। आप सोचिए कि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, यानी कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, क्या वो यहां पर कवर हो सकते हैं? नहीं कवर हो सकते। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, अगर ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि कॉर्पोरेट एंटिटी अपने पेमेंट नहीं कर पा रही, तो जरा ये इमेजिन करिए कि क्या हम उसे लिक्विडेट कर दें, क्या हम उसे डिसॉल्व कर दें? नहीं। हमारे को इस पूरे चैप्टर को इस्तेमाल करके कोशिश करनी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रह जाए, इसकी इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन में कन्वर्ट ना हो, इसकी इंसॉल्वेंसी का पोजीशन रिजॉल्व हो जाए, इसकी स्थिति ठीक हो जाए, इसकी परेशानियां खत्म हो जाए। क्या आप मतलब समझे मैंने क्या कहा? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। लोगों को लगता है ये अंतिम संस्कार करने के लिए चैप्टर बनाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दो शब्द याद करिए। पहला इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, और दूसरा लिक्विडेशन। हमारी पहली प्रायोरिटी लिक्विडेशन नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी डिसोल्यूशन नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी है इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन कैसे होगा? जब दो पक्ष खुश होंगे। एक होता है डेटर, जिसको हम कॉर्पोरेट डेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कंपनियों की बात कर रहे हैं, LLP की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। तो जिसने पैसे देने हैं, जो इंसॉल्वेंसी के कगार पर आ चुका है, जिसके ऊपर तलवार लटकी है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर। और जिसने पैसे लेने हैं वो होता है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर दो प्रकार के होते हैं। एक जिसने पैसा दिया है और पैसा उसने वापस मांगना है, वो होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। याद रखना है आपको कि जो ये रियल एस्टेट के परचेजर्स हैं, बायर्स हैं, उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में रखा जाता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब जिसने हमें कोई उधार सामान नहीं बेचा, जिसने हमें कोई उधार सर्विसेज नहीं बेची, उसने हमें पेमेंट दी थी और अब वो बदले में पेमेंट ही चाहता है। दूसरे होते हैं क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर। वो कौन होते हैं? जिन्होंने हमें गुड्स बेचे, जिन्होंने हमें सर्विसेज बेची, यानी कि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, उन्होंने हमें कुछ दिया जिसके बदले वो पैसे मांग रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक कॉर्पोरेट डेटर की सिर को दुखी करने के लिए दो प्रकार के क्रेडिटर मौजूद रहते हैं और अपने पैसे मांगते हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब या तो कंपनी खुद या उसके क्रेडिटर, यानी कि या तो डेटर खुद या उसके क्रेडिटर अदालत में जाकर ये कह सकते हैं कि देखो जज साहब, ये कंपनी पैसे नहीं दे रही, अब इसका क्या करें। अब इस स्थिति को, इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजॉल्व करा जाए, ये हम अदालत के अंडर रहकर करते हैं। उससे फायदा ये होता है कि सभी पक्ष अपने अपने मर्यादा में रहते हैं। बस ये होता है CIRP, बस ये होता है मेजर मुद्दा। बच्चे को ना फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। आपके तो क्लियर हैं, मैं तो अपना धर्म निभा रहा था समझाने के लिए। तो कॉर्पोरेट एंटिटी
यानी कि कॉर्पोरेट डेटर इज विलिंग टू मेक द पेमेंट बट इज अनेबल टू मेक द पेमेंट. So how to solve its inability, how to convert that into ability, for that the chapter has been made. राइट अब इसमें जो क्लेरिकल बातें हैं जो सेल्फ पढ़ने से समझ आ सकती हैं, जैसे पावर्स एंड ड्यूटीज. अब वो लंबी लिस्ट होती है पावर ड्यूटी की, मैं क्या लपेटूंगा. मैंने आपको काम की बातें समझानी है, उन वो चीजें समझानी है जिनको आप मिस नहीं कर सकते. देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां हेडिंग है ब्रीफ ओवरव्यू. डिफॉल्ट इज अ प्री कंडीशन. डिफॉल्ट होना मैंडेटरी है. कॉर्पोरेट डेटर यानी कि जो डेटर है, यानी कि जो कंपनी है जिसने पैसे नहीं दिए, उसने डिफॉल्ट किया होगा, तभी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का केस लगेगा, वरना नहीं. अच्छा, डिफॉल्ट का एक मिनिमम अमाउंट है. लॉ में लिखा है 1 लाख रुपीज और द हायर अमाउंट डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. लॉ में क्या लिखा है? 1 लाख रुपीज और द हायर अमाउंट डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 करोड़. द प्रेजेंट लिमिट इज 1 करोड़, नॉट 1 लाख. तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि कितने रुपए के डिफॉल्ट पर यह केस लगता है, तो आपको 1 करोड़ बताना है. 1 लाख किसी जमाने में था, अब नहीं है. तो आप समझे कि क्या होगा यदि किसी कॉर्पोरेट डेटर ने 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का नॉन पेमेंट कर रखा है और क्रेडिटर और डेटर के बीच में मांडवली नहीं हो पा रही, क्रेडिटर और डेटर के बीच में म्यूचुअल समझौता नहीं हो पा रहा. भाई आउट ऑफ द कोर्ट भी तो कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पैसे ले लो, रुक रुक के पैसे ले लो, हम दे देंगे पक्का, थोड़ा और लोन दे दो, फिर हम बिजनेस ठीक करके दे देंगे. ये सब कुछ अगर नहीं हो रहा है तो दोनों में से कोई भी पक्ष, यानी कि डेटर भी जा सकता है अदालत और क्रेडिटर भी जा सकता है. भाई डेटर आत्महत्या करे, उससे तो अच्छा अदालत में चला जाए, जज साहब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, देखो ये मांग रहे हैं, अब क्या करना है बताओ. क्रेडिटर अदालत जा सकता है कि देखो ये लोग पैसे नहीं दे रहे तो हम क्या करें. राइट. तो अगर ये पूरा प्रोसेस एक ओवरव्यू में देखना हो तो ये ओवरव्यू आपके सामने है. सबसे पहले होता है डिफॉल्ट. क्या होता है जी? डिफॉल्ट. डिफॉल्ट के बाद एक प्रोफेशनल अपॉइंट करा जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में डिफॉल्ट है, क्रेडिटर से बात करने के लिए, क्रेडिटर की कमिटी स्थापित करने के लिए. क्रेडिटर की कमिटी स्थापित करने के बाद क्रेडिटर्स और ये प्रोफेशनल मिलकर काम करते हैं किसी भी तरह एक प्लान बनाने के लिए, ताकि ये कंपनी दोबारा से रिवाइव हो सके. राइट. क्रेडिट कमेटी बनाई जाती है और क्रेडिट कमेटी बनाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें सो दैट द कंपनी गेट्स सेव्ड. हो सकता है उसमें हम क्रेडिटर्स को कहें कि देखो पूरा पैसा मत लो, थोड़ा पैसा छोड़ दो, थोड़ा पैसा भी ले लो, थोड़ा पैसा बाद में, जो भी प्लान बने, लेकिन इंसॉल्वेंसी दूर हो जाए. हम कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी प्लान होगा 75% क्रेडिटर्स अप्रूव करेंगे, 75% क्रेडिटर प्लान को अप्रूव करेंगे, प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा. और अगर प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी. राइट. लेकिन आप सोचिए, ये सब करने में, ये सब काम करने में थोड़ा फोकस चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड चाहिए और डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए. तो मान लो हम तो इंसॉल्वेंसी की स्थिति में है, पता चला हमारे ऊपर पहले से 14 केस है, 15वां किसी और ने फिर लाद दिया हमारे ऊपर. पता चला आज उसकी हियरिंग है, आज उसकी हियरिंग है, आज उसकी हियरिंग है, आज वहां पेशी है अदालत में, आज वहां पेशी है. तो जो कंपनी है वो तो बेचारी दुखी हो जाएगी ना. तो इसलिए अदालत ने, इसीलिए रूल क्या बनवाया गया है, 180 दिन का मोरेटोरियम रहेगा. यानी 180 दिन तक आपके खिलाफ न कोई केस हो सकता, न पुराना केस कंटिन्यू हो सकता. आपको ऐसा समय दिया गया है जिसमें आप सुकून से बैठकर अपनी इंसॉल्वेंसी दूर करने की प्लानिंग कर सकते हैं. 180 डेज को बढ़ाकर 270 तक करा जा सकता है. ये क्लियर हो गई बात. अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि कई जगह तो क्रेडिटर की कमेटी का अप्रूवल 75% से है, कई जगह 60% से है. दोस्तों ये बिल्कुल वैसा है जैसे कंपनी लॉ में होता है. नॉर्मल जो वोटिंग है वो 66 है और स्पेशल वोटिंग जो है वो 75 है. दूसरी बात, 75% जो है वो क्रेडिटर्स हैं. राइट. और ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है. क्रेडिटर्स में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको पता चलेगा आएंगे, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स सारे हैं. खैर इतना डिटेल में आपको फास्ट ट्रैक में जानना नहीं है, यहाँ 75 लिखा, 75 बात खत्म. ठीक है, आगे बढ़े. हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मैंने तो आपको बताया भाई, कॉर्पोरेट डेटर यानी कंपनी खुद जा सकती है ये प्रोसेस शुरू करने. फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने लोन दिया है वो जा सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसने उधार दिया है सामान वो जा सकता है. ये तीनों लोग जा सकते हैं. देखो यहां पर क्या लिखा है, फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जा सकता है, कॉर्पोरेट डेटर खुद जा सकता है. ये जून 19 में 2 नंबर का पूछा गया है और दिसंबर 21 में 3 नंबर का. आप सोचिए कितनी सी चीज है और एग्जाम में पूछी गई है.
तो आपको नहीं लगता कि ये कितना अच्छा है टॉपिक? एग्जाम के अंदर दोस्तों ये सब पूछा जाता है और आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, पर्सन हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। कौन लोग ऐसे हैं जो ये वाला प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते? कौन लोग हैं जो अदालत नहीं जा सकते? पहला, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पहले से ही सीआईआरपी चल रहा है तो पहले वो निपटाने दो यार, दूसरा सीआईआरपी क्यों शुरू कर रहे हो? दूसरा, पिछला सीआईआरपी खत्म हुए 12 महीने नहीं हुए तो नया सीआईआरपी क्यों कर रहे हो? राइट? ऐसा क्रेडिटर या डेटर जिसने खुद पिछले 12 महीनों के अंदर अंदर कोई वायलेशन किया है रेजोल्यूशन प्लान में, और कॉर्पोरेट डेटर जिसका लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने का आदेश पारित हो गया, अब उसे मैं क्या प्राण फूकोगे, मतलब मृत्यु हो गई उसकी। पर्सन हु कैन नॉट बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, इसमें और इसमें ना फर्क है। ये है कौन इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, इसमें और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, मैं तो समझ नहीं आता क्यों। इसके अंदर बताया गया है कौन इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लेकर अदालत नहीं जा सकते। यहां पर लिखा हुआ है कि जब इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करने का प्लान बनेगा तो ये लोग प्लान नहीं बना सकते। ये लोग इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ये लोग इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन जाने के बाद, अदालत में इंसॉल्वेंसी सॉल्व करने का प्रोसेस शुरू होने के बाद इंसॉल्वेंसी का इलाज ढूंढने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं बन सकते। पर्सन्स हु कैन नॉट बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, दे कांट क्रिएट अ प्लान टू सॉल्व द इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अब जरा देखेंगे, हमारे पास दो प्रोसेस हैं। एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा प्रोसेस का इनिशिएशन और एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा प्रोसेस का इनिशिएशन। मेरी बात ध्यान से समझेंगे। एक है फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा प्रोसेस का इनिशिएशन और एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा प्रोसेस का इनिशिएशन। आप बात समझे? फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे शुरू करेगा इस एप्लीकेशन को और ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे शुरू करेगा इस एप्लीकेशन को। पहले आप दिमाग लगाइए, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? ज्यादातर केस में बैंक। भाई रियल एस्टेट कंपनियों के बायर्स अलग हैं, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है मान लिया मैंने, लेकिन उनके अलावा तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही तो वो होंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो वो लोग सीधे इतनी आसानी से किसी पर केस नहीं करते, आप मान के चलिए। लॉ में लिखा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर केस कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो उसे कुछ साबित नहीं करना है। अगर बैंकिंग रिकॉर्ड बताते हैं कि लोन है तो लोन है। लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि वो लालाजी जिसने गुड्स और सर्विसेज उधार बेचे थे कंपनी को, यानी कि वो लालाजी जिसने उधार गुड्स या उधार सर्विसेज कंपनी को बेची थी, वो अगर अदालत में जा रहे हैं कंपनी के खिलाफ तो पहले उन्हें साबित करना पड़ेगा कि मुझे पैसे नहीं मिले। कैसे साबित होगा? आज फ्रेश एक नोटिस भेजो कंपनी को। क्रेडिटर जिसने उधार गुड्स बेचे हैं वो नोटिस भेजेगा कंपनी को कि भाई कंपनी, तुमने हमारे से जो 14 लाख रुपए का सामान खरीदा था उसकी 10 दिन के अंदर पेमेंट करो। 10 दिन का डिमांड नोटिस भेजा जाता है। नॉट बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर बट बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझें कि यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि बैंक वगैरह जब अपना केस लेकर जाएंगे अदालत में तो ये तो बस केस ले जाएं, कोई बात नहीं, कोई नोटिस फोटिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये नोटिस भेजते हैं बैंक वाले, आप जानते हैं। लेकिन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, वो लाला जी जिसने उधार सामान बेचा है, वो तो तड़प रहे होंगे पैसे नहीं मिले, तो वो सीधे अदालत नहीं जा सकते। एक आखिरी बार डिमांड नोटिस उन्हें भेजना पड़ेगा कंपनी को और उसके बाद वो अदालत जा पाएंगे। राइट? तो यहां पर ध्यान देना है, कुछ काम की बातें हैं कि सिंगल और जॉइंट एप्लीकेशन दोनों अलाउड है। सिंगल और जॉइंट का मतलब है कि अगर कोई एक ही बैंक है, कोई एक ही फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो भी अलाउड है, और लोग मिलकर कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन जा रही है तो अगर इंडिविजुअल वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर तो कम से कम 100 होने चाहिए सेम क्लास के, या 10% क्रेडिटर्स होंगे, तभी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन दी जाएगी। मान लो एक ही बैंक है जिसने लोन लिया है तो उसका अकेले का शेयर 100% है। 10% का रूल समझे। मान लो हमारी कंपनी को 8 बैंकों ने लोन दे रखा है, तो 8 बैंकों में से 10% या उससे ज्यादा के लोन की वैल्यू जो रखता होगा वो जा सकता है हमारे खिलाफ।
मैंडेटरी कंटेंट एप्लीकेशन के अंदर एक तो डिफॉल्ट की जानकारी होनी चाहिए और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम होना चाहिए। ये जरा ध्यान से समझिएगा। जब कोई और फाइनेंशियल क्रेडिटर शिकायत लेकर अदालत में जाएगा तो उसके अंदर क्या नाम लिखेगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, यानी कि कौन सा प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी की एक्टिविटीज को हैंडल करेगा। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट हैंडल कर रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल हैंडल कर रहे हैं, ये लोग इंसॉल्वेंसी की पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं। ठीक है, अदालत ये एग्जामिन करेगी 14 दिन के अंदर कि वाकई में डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें पाया गया कि डिफॉल्ट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या फिर जो प्रोफेशनल का नाम उसमें लिखा है प्रपोज्ड, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले 7 दिन करेक्शन का मौका दिया जाएगा। भाई अगर अदालत आपकी पिटीशन स्वीकार नहीं कर रही, किसी वजह से नहीं कर रही होगी ना, तो पहले आपको ठीक करने का मौका देगी 7 दिन का। अगर हम 7 दिन में अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं तो सब कुछ सही है। और अगर अदालत को लगता है कि हाँ डिफॉल्ट हुआ है, हमारी शिकायत वैलिड है, तो हमारी शिकायत एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, याद रखना है आपको कि अभी ऊपर आपने देखा था कि CIRP प्रोसेस जो है वो टाइम बाउंड तरीके से होना है। ऐसा नहीं पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्ष तक इंसॉल्वेंसी चल रही है। तो हम किस डेट को मानेंगे कि CIRP स्टार्ट हुआ? जिस दिन आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी और डिटेल्ड क्वेश्चन में भी। किस दिन माना जाएगा, किस दिन माना जाएगा, किस दिन माना जाएगा कि आपने, किस दिन माना जाएगा कि आपने ये CIRP स्टार्ट कर दिया? जिस दिन आपकी पिटीशन स्टार्ट हो गई उस दिन माना जाएगा कि CIRP हैज स्टार्ट। फाइनेंशियल क्रेडिटर के बाद जो दूसरा क्रेडिटर बचता है उसके बारे में आपने सुना कि वो पहले चिट्ठी भेजेगा, वो पहले नोटिस देगा कंपनी को कि भाई मेरे पैसे दे दे, 10 दिन है आखिरी चेतावनी, और उसके बाद भी पैसे नहीं आते, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आता, तो आप जा सकते हो, यानी कि तब ऑपरेशनल क्रेडिटर जा सकता है व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट, यानी कि वो व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट। डिस्प्यूटेड के केस में नहीं जा सकते, पहले आपको डिस्प्यूट सॉल्व करना होगा। यू हैव टू प्रूव दैट द पेमेंट इज पेंडिंग। मान लो कंपनी रिप्लाई में कहते कि नहीं मेरे तो पैसे दे चुका, तो पहले निपटा लो अलग, इंसॉल्वेंसी का केस नहीं बनेगा। ये देखो आप, कंपल्सरी डिमांड नोटिस बिफोर एप्लीकेशन एंड देयर वुड बी अ 10 days डिमांड नोटिस। रिप्लाई बाय कॉर्पोरेट डेटर आप जानते हैं कि 10 दिन के अंदर रिप्लाई आना चाहिए, और अगर रिप्लाई नहीं आता या पेमेंट नहीं आती तब आप जा सकते हैं। अब मैं एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी थी अदालत में, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जब एप्लीकेशन दी थी तो उसमें प्रोफेशनल का नाम मैंडेटरी होना चाहिए। The financial creditor cannot make an application to the Adalat without name of the professional. But in case of operational creditor, who might be another shopkeeper, who might be anyone who has sold goods and services on credit, may not have any knowledge about professional. तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या हाईलाइट किया है, may propose a resolution, और उसके ऊपर 3 नंबर जून 2019 में क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात पर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर देखिए अगर 14 दिन के अंदर नोटिस ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटर और एविडेंस हो गया इस बात का, तो फिर पेमेंट जो है आई नहीं। ये 14 दिन क्या है और वो 10 दिन क्या है? दोस्तों 10 दिन का इंतजार तो उस क्रेडिटर ने करना था कि 10 दिन का हमने नोटिस दिया है। आज हमारी पिटीशन जो है अदालत में गई तो 14 दिन के लिए अदालत पूछेगी हाँ भाई ये पैसे मांग रहा, क्या स्टैंड है तुम्हारा? 14 दिन में उन लोगों ने जवाब देना है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट है या कुछ डिफॉल्ट है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और आपको याद रखना है कि कमेंसमेंट डेट कॉमन है, जिस दिन आपकी पिटीशन स्वीकार होगी उस दिन से काउंट होने लगेंगे नंबर ऑफ डेज। कितने दिन में ये प्रोसेस पूरा होना चाहिए अभी आपको आगे बताया जाएगा। 4 नंबर का इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, अगर किसी क्रेडिटर ने पहले एप्लीकेशन कर दी है और फिर वो उसे विड्रॉ करना चाहता है, इसके ऊपर थ्योरी नहीं गिव हुई है आपके स्टडी मैट में, बट क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना कि एप्लीकेशन करने के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। राइट, आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल वी कैन। नाउ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बाय कॉर्पोरेट डेटर, यहां पर पैराग्राफ है दोस्तों इस बात का कि कॉर्पोरेट डेटर खुद जाकर अदालत में कहता है कि देखो भाई मेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी है,
तो मैं क्या करूं? जब हम खुद जाएंगे तो हम क्या सबूत लेके जाएंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने रिकॉर्ड्स, और इस बात का रेजोल्यूशन जो हमारे शेयर होल्डर्स ने पास किया होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट, हमारे प्रोफेशनल का नाम। तो ये कुछ कागज हैं जो कागज आपको वहां जमा करने होंगे अगर आपकी कंपनी खुद जा रही है, राइट। अब अदालत के ऊपर है कि वो 14 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है। ये बात कॉमन है कि अगर वो रिजेक्ट करेगी तो रिजेक्ट करने से पहले आपको 7 दिन का मौका देगी करेक्शन करने का, और उसमें आप करेक्शन कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए आप, टाइम लिमिट, कितने दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है प्रोसेस? 180 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। 180 दिन के अंदर अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो 90 दिन का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो 180 प्लस 90 इट्स 270। लेकिन किसी भी डिले की वजह से मैक्सिमम 360 के अंदर अंदर आपका ये काम पूरा हो जाना चाहिए। पहले बताइए, ये बात समझ आ गई आपको? अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये टाइमलाइन लिमिट जो दे रखी है, ये टाइमलाइन जो दे रखी है, वो टाइमलाइन किस बात की है? आईबीसी का पूरा प्रोसेस फिनिश करने की। और ये काउंटिंग कहां से शुरू होगी? ये काउंटिंग शुरू होगी उस डेट से जो अभी मैंने आपको बताई थी, कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट, जिस दिन आपकी पिटीशन स्वीकार हुई, वहां से इन दिनों की काउंटिंग जो है प्रारंभ होगी। नाउ वी हैव मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। आई जस्ट टोल्ड यू कि जब इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर शुरू होता है तो आप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए डिले या सस्पेंशन कर दिया जाता है हर लीगल एक्टिविटी का। आपके खिलाफ कोई पुराना केस कंटिन्यू नहीं होगा, सब पर रोक लगा दी जाएगी। कोई नया केस फाइल नहीं हो सकता, राइट। उस समय मोरेटोरियम के समय सब कुछ थमा रहेगा, राइट। बस हाँ, याद रखना है आपको, एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई चलती रहेगी। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई चाहे इनटू हो या आउटफ्लो हो, ये चलती रहेगी। सर इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना? एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में भी ऑक्सीजन, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में भी समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। आपको इतना याद रखना है कि मोरेटोरियम में नया केस होगा नहीं, पुराना कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो एसेंशियल सप्लाई है क्या वो होती रहेगी? हाँ जी, वो होती रहेगी, राइट। कितने समय तक मोरेटोरियम चलेगा? जब तक प्रोसेस चल रहा है, वही 180 प्लस 90, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अच्छा, 360 का भी मैं कंफ्यूजन एक दूर कर दूं, 330 होना चाहिए वैसे, लेकिन इंस्टीट्यूट की किताब में कई 2 अटेम्प्ट तो हो ही गए, 360 लिखा है, तो आप 360 के हिसाब से तैयार करके जाइए पेपर को। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? जब हम एप्लीकेशन जमा करते हैं तो पता लगाओ हम कौन हैं। अगर हम फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं या फिर हम कंपनी है खुद, तो हमें प्रोफेशनल का नाम उसमें लिख कर देना पड़ेगा कि हम किससे ये काम करवाना चाहते हैं। लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में ऐसा नहीं है। ऑपरेशनल क्रेडिटर बस अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में अदालत अपॉइंट करती है आईबीबीआई से पूछकर कि इन एनी केस वी नीड अ प्रोफेशनल, इन एनी केस वी नीड अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल 2 प्रकार का होता है, प्रोफेशनल 2 प्रकार का होता है, एक शुरू में और एक बाद में। जैसे किसी जमाने में आपने ऑडिटर का सुना होगा, एक फर्स्ट ऑडिटर होता है, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है। ये उसी तरह हमारे यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोफेशनल होता है, एक सेकंड प्रोफेशनल होता है। जब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो एक आदमी चाहिए जो हर क्रेडिटर से जाके बात करेगा, आपके भी पैसे बाकी हैं? अच्छा आपके भी बाकी हैं? अच्छा आपके भी बाकी हैं? आपके भी बाकी हैं? मैं दिलवाऊंगा आपके पैसे, चलो मीटिंग करते हैं। ये आदमी होता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कौन होता है ये? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कौन होता है ये? आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इस आदमी का रोल बस इतना है कि सारे क्रेडिटर को एक जगह इकट्ठा कर दे। इस आदमी का रोल बस इतना है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर की स्थापना कर दे। सीओसी बोलते हैं इसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर की स्थापना करने के बाद ये हट जाता है, इसकी जगह कौन आता है? सेकंड वाला प्रोफेशनल। अब ये कंपनी की मर्जी है, अदालत की मर्जी है, क्रेडिटर्स की मर्जी है कि सेम बंदे को ही सेकंड वाला बना दें या किसी दूसरे को ले आए। जो पहला वाला है उसको क्या बोलते हैं? आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और जो बाद वाला है उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, देखिए आप, अपॉइंटमेंट बाय ए मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है। कंपनियों के केस में सुनवाई करने वाली अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी।
ठीक है, आपने देखा कि प्रपोज्ड आरपी एज आईआरपी, यानी कि सेम बंदे को हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मोरेटोरियम लगेगा, जैसे ही सीआईआरपी शुरू होगा, जैसे ही इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू होगा, क्या होगा, सबकी शक्तियां छिन जाएंगी और इस प्रोफेशनल के अंदर आ जाएंगी। पूरी कंपनी में जितने भी ताकतवर अधिकारी थे सब अपनी शक्तियां खो देंगे और ये सारी शक्तियां उड़ के कहां चली जाएंगी, उस प्रोफेशनल के अंदर। वही बिजनेस चलाएगा, वही मैनेजमेंट करेगा, वही फाइनेंस देखेगा, वही वही सब कुछ करेगा। ठीक है, हैंडिंग ओवर द मैनेजमेंट टू आईआरपी। आईआरपी मतलब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर सस्पेंड रहेंगी, हर स्टाफ उसी को रिपोर्ट करेगा, सारे बैंक उसी की बात सुनेंगे और इंटरिम प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि कंपनी की संपत्ति को संभाल के रखे। नाउ उसकी अथॉरिटी क्या है, अब वो देख लेना, सब काम कर सकता है। जो जो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, जो जो काम कंपनी के शेयर होल्डर्स करते थे, जो जो काम कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट करता था, हर वो काम अब कौन करेगा, प्रोफेशनल। क्योंकि कंपनी अब डायरेक्टरों के चंगुल से हटकर प्रोफेशनल के हाथों में है और इसका काम है कि किसी तरह ऐसा प्लान तैयार करना, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान, जिससे इंसॉल्वेंसी की स्थिति दूर हो जाए और हमारी कंपनी दोबारा ट्रैक पर आ जाए। वी डोंट इंटेंड टू हैव लिक्विडेशन, वी ऑलवेज इंटेंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब देखिए ड्यूटीज 2019 में 4 नंबर में आई हैं। इतनी सारी ड्यूटीज हैं, एसेट संभालना, क्रेडिटर से पैसे लेना, क्रेडिटर की कमेटी बनाना, स्टाफ कोऑपरेट करेगा और कोऑपरेट नहीं करेगा तो अदालत से शिकायत कर देगा ये। अब ये देखिए, मैंने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में आपको अभी बताया था, हम इसको सीओसी बोलेंगे बार बार। ठीक है, सीओसी। वैसे हमारी वाली जो सीओसी है वो है कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस, ये वाली जो सीओसी है वो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। प्लीज मेरी बात ध्यान से समझें, मैं बहुत बड़ी बात आपको बता चुका हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करिए कि जैसे ही इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हुआ, सबसे पहले एक प्रोफेशनल आया था हमारे पास, उसका नाम क्या था, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। उसको इंटरिम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी से ही जाने वाला है। वो उसका पहला काम क्या है, क्रेडिटर्स की कमेटी बनाना, क्रेडिटर्स को इकट्ठा करना, उनको एक जगह लेकर आना और उस मीटिंग को करते समय ही वो अपनी कुर्सी छोड़ देता है। अब उस कमेटी में बैठे हुए क्रेडिटर्स ये डिसाइड करते हैं कि आगे का प्रोसेस किससे करवाना है, इसी वाले प्रोफेशनल से या दूसरे वाले से। कोई भी करे, यही वाला करे चाहे दूसरा वाला करे, कहते क्या है उसको, आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये देखिए, आईआरपी सीओसी की स्थापना करता है, सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर इसमें बैठते हैं। अगर एक से ज्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो उनकी वोटिंग प्रोपोर्शनेट होती है, रिलेटेड पार्टी उसमें बैठेगा तो वोट नहीं डालेगा। अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर बैठ सकते हैं। अगर एक पर्सन फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो इन द कैपेसिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर वो बैठ सकता है। जो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की वोटिंग है वो नॉर्मली 51% से होगी, नॉर्मली। तो याद रखना है कि जो नॉर्मल डिसीजन है वो 51 से हैं। अभी आपको आगे बताया जाएगा, कुछ डिसीजन 66% से हैं और रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल क्रेडिटर्स के 75% के अप्रूवल से होता है। सीओसी जब चाहे इंफॉर्मेशन मांग सकती है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आगे का काम किससे करवाना है और आगे का काम जिससे करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आगे का काम करने के लिए जिस बंदे को अपॉइंट करना है उसके लिए कितने % वोटिंग चाहिए, 66% वोट। ठीक है, यहां पर मैंने देखिए लिख रखा है, चाहे आईआरपी को ही आरपी बना दो, चाहे किसी और को आरपी अपॉइंट कर लो, क्लियर। वो पूरा प्रोसेस अपना कंटिन्यू करेगा। आईआरपी अपनी सारे हैंडओवर दे देगा आरपी को। आईआरपी जानते हैं ना आप, आईआरपी इज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, अब इनकी मीटिंग्स देखते हैं कब होती हैं, कैसे होती हैं। इनकी मीटिंग के बारे में दोस्तों यहां पर लिखा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती है। मीटिंग का नोटिस सीओसी के मेंबर्स को जाएगा, पुराने डायरेक्टर्स को जाएगा, पुराने एलएलपी होती तो पार्टनर्स को जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को जाएगा। अगर उनका जो वोटिंग है, उनका जो अमाउंट है, यानी कि वो 10% या उससे ज़्यादा है, तो वो लोग जो क्या कहते हैं उसे, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सस्पेंडेड पार्टनर्स हैं,
वो लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। कोई भी क्रेडिटर अगर रिलेटेड पार्टी है उसका प्रोफेशनल, तो फिर वो वोट नहीं डाल सकता, राइट। आप किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम को अपॉइंट करें। वोट शेयर अपने अपने परसेंटेज लोन के हिसाब से है। और ये ध्यान से देखिएगा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग होती है और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग की परसेंटेज हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ 75% जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग की परसेंटेज है। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज दोस्तों वही हैं जो होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले हेडिंग के अंदर वैसे तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हर वो काम कर सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते थे प्रोसेस शुरू होने से पहले। एक लिस्ट है उन कामों की जिनको वो सीओसी से पूछे बिना नहीं कर सकता। ये देखिए, रोल ऑफ सीओसी इन पावर्स ऑफ आरपी। देयर आर फ्यू मैटर्स इन विच prior approval of COC is mandatory with 66% voting. This is something important. They can ask you the list. ये है वो लिस्ट। ये वो मामले हैं जिनमें जब तक COC का 66% अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक आप नहीं आगे बढ़ सकते, तब तक आप मतलब जो आरपी है वो ये काम नहीं कर सकता, करेक्ट। तो याद रखना है कि इनके अलावा वाले जो रूटीन मैटर के काम है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपने मर्जी से कर सकता है। ये वाले काम करने के लिए 66% मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, सीओसी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये बहुत साधारण टॉपिक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मतलब होता है एक कागज पर हिसाब बनाना कि हम इस कंपनी में आए। ऐसे समझ लीजिए कि एक डायरी है, ऐसे समझ लीजिए कि एक नोटबुक है। इस कंपनी के अंदर कौन क्रेडिटर्स हैं, कौन डेटर्स हैं, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, क्या हम डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं, सारी जानकारी इनको अपने पास बनाकर रखनी होती है। उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, राइट। ड्यूटीज, अब ये जैसे ड्यूटी का टॉपिक है तो आप ना कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर प्रोफेशनल वर्ड नहीं है, यहां पर लिखा है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब द पर्सन हु इज मेकिंग द प्लान, राइट, द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द प्लान एंड दैट कैन बी एनीवन। सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। जिस भी बंदे को फिक्स करा गया कि भाई तुम प्लान बनाओगे, पता है आपको, ही कैन बी अ प्रोफेशनल, ही कैन बी कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही कैन बी एनीवन, ही कैन बी अ क्रेडिटर, ही कैन बी समबडी फ्रॉम द कंपनी, ही कैन बी एन आउटसाइडर। भाई कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग चल रहा है इस कंपनी का ठीक करने के उपाय को लेकर आने के लिए, दैट पर्सन, उसको एक एफिडेविट देना होगा कि मैं एलिजिबल हूं, और ये सब चीजें वो प्लान में लिखेगा। इस प्लान में क्या है कि एसेट कैसे बिकेंगी, लायबिलिटीज कैसे पे होंगी, पहले किसका पेमेंट करोगे, क्या उपाय लेकर आए हो तुम, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्या कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या किसी को कोई पेमेंट छोड़नी पड़ेगी। सो वो हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम, आपको ये समझाना होता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ओल्ड सिलेबस में आ चुका है या किसी एमटीपी में होगा, इसमें एग्जाम में तो नहीं आया वरना हम यहाँ लिख देते। ये टॉपिक है कि इंसॉल्वेंसी के पूरे प्रोसेस में जो खर्चा आता है वो किस किस चीज के ऊपर आता है। भाई एक तो प्रोफेशनल का खर्चा, उसकी फीस, राइट, जब तक आप बिजनेस चला रहे हो वो वाला खर्चा, कुछ पैसे अरेंज करने पड़े तो उसका खर्चा, गवर्नमेंट के पेपर वर्क का खर्चा, अदालत की फीस का खर्चा। ये लिस्ट है कि कौन कौन से खर्चे आते हैं, उसको हम इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट बोलते हैं। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर, याद रखना है आपको, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें 66% का अप्रूवल चाहिए फॉर अप्रूविंग द प्लान, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 75% का अप्रूवल चाहिए ऑफ द प्लान। अगर सीओसी मान जाती है तो फिर हम उसका जो प्लान है वो एनसीएलटी को जमा करते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लान अप्रूव कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लान अप्रूव नहीं करती तो फिर हमें कहां जाना पड़ेगा, लिक्विडेशन में। ये है सीआईआरपी, राइट। तो इस तरह हमारे दो हमारे हिस्से पूरे हुए। नाउ जब आपको ये पता चल गया कि एनसीएलटी आपका प्लान एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर क्रेडिटर्स अप्रूव नहीं कर रहे, या फिर प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे हमें लगता है कि अब ये कंपनी दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, अब इसके फाइनेंशियल बर्डन दूर नहीं हो सकते, अब इसकी समस्या खत्म नहीं हो पा रही, कुछ प्रॉब्लम है,
तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि हमें बस अब लिक्विडेशन की तरफ जाना चाहिए। तो याद रखना है कि लिक्विडेशन के लिए कब जा सकते हैं? जब इंसॉल्वेंसी पीरियड पूरा होने से पहले या उसके बाद कभी भी कोई प्लान आया ही नहीं, राइट? प्लान आया लेकिन रिजेक्ट हो गया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कहती है कि लिक्विडेशन कर दो, या कॉर्पोरेट डेटर कहता है कि लिक्विडेशन कर दो। ये वाला टॉपिक सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पढ़कर जाना, इससे आपको फील आएगी कि लिक्विडेशन आखिर करना क्यों पड़ रहा है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहला, जब प्लान जो है आए ही ना, या प्लान रिजेक्ट हो जाए, अप्रूवल ना आए 66% का सीओसी का, सीओसी डिसाइड करे कि भाई लिक्विडेशन करना ही ठीक है इस कंपनी का, कोई और लिक्विडेशन एप्लीकेशन कर दे अदालत में जाकर, भाई हो सकता है एम्प्लॉइज ने कर दी हो। बार ऑन सूट्स, ये तो वही है मोरेटोरियम के, जब एक बार लिक्विडेशन प्रारंभ हो जाता है तो फिर से मोरेटोरियम लग जाता है, कोई नया केस लिक्विडेशन के समय भी कंपनी के ऊपर नहीं करा जा सकता। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, दोस्तों सेम रूल है। जैसे याद करो, इंटरिम वाला प्रोफेशनल मेन वाला प्रोफेशनल बन गया था, बिल्कुल उसी प्रकार अगर लिक्विडेशन शुरू होता है तो जो प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी ठीक करने का प्रयास कर रहा था वही लिक्विडेटर बन जाता है। अदालत चाहे, क्रेडिटर्स चाहे, सीओसी चाहे तो किसी और को भी लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है। सारी पावर लिक्विडेटर को हैंडओवर हो जाएंगी, और अगर अदालत चाहती है तो उस प्रोफेशनल को बदल सकती है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2021 में। लिक्विडेटर की पावर एंड ड्यूटीज आई डोंट थिंक वी शुड डू, आप पढ़ लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने ये पूछा नहीं, मैं पेपर बनाता तो इस पर जरूर क्वेश्चन पूछता। तुम याद करो कि जब तुम लिस्ट बनाओगे कंपनी की संपत्तियों की, क्योंकि तुम्हें उनको बेचना है और उनसे जो पैसा आएगा वो तुम्हें बांटना है, तो वो जो लिस्ट बनती है वो किस चीज की बनती है? एसेट्स की। बस उस एसेट में सिंगल एसेट होती नहीं, ग्रुप ऑफ एसेट्स होती हैं, ऑल द एसेट्स होती हैं, तो उसे बोलते हैं संपदा, कुल संपत्ति। अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टेट, संपदा, एस्टेट। तो हमारे पास दोस्तों 2 लिस्ट हैं, एक इंक्लूजन की और एक एक्सक्लूजन की। ये चीजें एस्टेट में ऐड होंगी और ये चीजें एस्टेट में ऐड नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विडेटर के पास पावर है, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन अवेल कर सकता है, और अगर क्रेडिटर कोई इंफॉर्मेशन लिक्विडेटर से मांगते हैं तो 7 दिन में देनी पड़ेगी। ये रूल पीछे भी आया था, मैंने मिस कर दिया होगा। प्रोफेशनल से अगर क्रेडिटर कुछ मांगते हैं या लिक्विडेटर से कुछ इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स मांगते हैं तो 7 दिन में प्रोवाइड करना है। नहीं प्रोवाइड कर सकते तो भी 7 ही दिन में ये बताना है कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अजरटेनिंग क्लेम अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, देखो भाई लिक्विडेटर जब पेमेंट बांटने बैठेगा तो पहले वो फ्रेश लिस्ट बनाएगा, पहले वो सबसे पूछेगा किसके कितने पैसे बाकी हैं जरा मुझे बताओ। तो सर वो लिस्ट तो पहले भी बनी थी, प्रोफेशनल ने बनाई थी। अरे तो तब से अब तक टाइम हो गया होगा ना, क्या पता हमने प्रोफेशनल जब तक कंपनी को संभाल रहा था तब तक कुछ पेमेंट हो गई हो। तो ये फ्रेश लिस्ट बनाएगा, ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन, और उसे वेरीफाई करेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है उसका तो क्लेम आप चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से भी, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर का डिमांड नोटिस मैंडेटरी है। एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स बाय लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेटर क्लेम को रिजेक्ट करता है तो फिर आपको रीजन भी बताना होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, विद इन 7 डेज विच में बी अपील्ड विद इन 14 डेज। जैसे कोई क्रेडिटर आकर लिक्विडेटर को बोला मेरे पैसे बाकी हैं, तो लिक्विडेटर ने 7 दिन में बताना है कि तुम्हारा पैसा मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारा क्लेम एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट। जब बंदे को रिजेक्शन मिलेगी, क्रेडिटर को रिजेक्शन मिलेगी, तो वो 14 दिन में उसके खिलाफ अपील कर सकता है। पता है सर, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप ना चैप्टर की आत्मा पकड़िए फास्ट ट्रैक में, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग नहीं करनी मुझे। अगर आप चैप्टर की आत्मा पकड़ लेंगे तो आपको रीडिंग करते वक्त समझ आएगा, लेकिन अगर आपने चैप्टर की आत्मा नहीं पकड़ी तो मैं कितने ही समझा दूं आपको, कितने ही आपको बढ़िया पढ़ा दूं, आपको नहीं समझ आ सकता। अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर लिक्विडेटर को नजर आता है कि किसी क्रेडिटर को प्रेफरेंस पहुंचाई गई है, किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सिक्योर्ड कर दिया गया है, किसी को अनड्यू प्रेफरेंस पहुंचाई गई है, तो अदालत में शिकायत कर सकता है वो। ऐसी ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगी, ऐसी ट्रांजैक्शन वॉइड कर दी जाएगी। अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन,
कंपनी ने जानबूझकर कुछ कम पैसों में संपत्ति बेच दी ताकि जो क्रेडिटर है उनकी पेमेंट ना करनी पड़े। ऐसा अंडर वैल्यूज अगर हो रहा है, अंडर वैल्यूड समझे आप, 100 की चीज या तो जीरो में बांट दी गई, मतलब एसेट बेचकर 100 रुपए आ सकते थे लेकिन केवल 10 में ही बेच दी गई, चाचा लग रहा तुम्हारा वो बायर क्या, ऐसा क्यों करा गया? तो अगर कोई अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन लिखती है तो फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसको वॉइड करवा सकता है, अदालत में शिकायत करके उसको वॉइड कर दिया जाएगा। कोई ट्रांजैक्शन अगर ऐसी लगती है जिसमें क्रेडिटर के साथ फ्रॉड हो रहा है तो उसको वॉइड करा जा सकता है। अब ये देखिए ये क्या है, ये अच्छा है, थोड़ा इस पे रुकना चाहिए हमें। सिक्योर्ड क्रेडिटर किसे कहते हैं पता है ना आपको? जिसके पास कंपनी ने कुछ गिरवी रखवा रखा है। इस आदमी के पास दो ऑप्शंस हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर के लाइफ में सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि या तो सिक्योर्ड क्रेडिटर अपने पास जो चीज गिरवी रखी है वो लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर दे, और जब लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर दे तो कहे कि भाई जब तुम सबके पैसे बांटो तो मुझे भी दे देना। ऐसा कब करेगा वो? जब बैंक को भरोसा होगा कि मेरे पैसे मिलेंगे। बैंक को भी तो सरदर्दी है, एसेट बेचकर पैसे निकलवाने की इतना आसान थोड़ी है, लिक्विडेटर करेगा ये काम। दूसरा ऑप्शन सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास क्या है? वो एसेट खुद बेच ले। देखो ये ऑप्शन क्या लिखा है, रिलिंक्विश इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अपना हक छोड़ दे, कंपनी को वापस दे दे, या फिर रियलाइज इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अपना हक मांगे और उस एसेट को बेचकर पैसे निकाल ले। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आए दिसंबर 2021 में। सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर खुद अपने हिसाब से बेचेगा और कंपनी कोई विरोध करेगी तो अदालत में हम शिकायत कर सकते हैं। ज्यादा रिकवरी हो जाएगी तो क्या करेंगे? लिक्विडेटर को पैसा दे देंगे, भाई ये ज्यादा पैसे आ गए हमारे पास। ये पता नहीं, और ये भी मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस पर अब तक क्वेश्चन आया नहीं। इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए। तुम्हारा दोस्त जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वहां पर ही आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, वहां तो अक्सर आता था ये। अब तो वहां पर पेपर लॉ वाला वैसे हो गया, मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब क्या कहते हैं उसको, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। लेकिन जब फाइनल में सीए फाइनल में लॉ हुआ करता था तब ये बहुत आता था क्वेश्चन। वाटरफॉल अरेंजमेंट क्या होता है कि पहले ये वाली पेमेंट होगी, फिर पैसे बचेंगे तो ये वाली होगी, फिर बचेंगे तो ये वाली होगी। तो झरने से पानी गिर रहा है, पहले यहां पानी पहुंचा, अगर उछला यानी बचा तो इधर आएगा, बचा तो इधर आएगा, बचा तो इधर आएगा, वो यहां पर है। ये जो आपके सामने ABCD लिखी है ये लिस्ट है। फर्स्ट पेमेंट विल बी मेड टू हिम, सेकंड पेमेंट विल बी मेड टू हिम इफ अवेलेबल। डिसोल्यूशन ये है कि जब लिक्विडेटर सबकी पेमेंट कर देता है तो वो एक रिपोर्ट बनाकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पेश होता है और कहता है जज साहब सब समाप्त हो गया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ये रही रिपोर्ट। तो बस जब रिपोर्ट आ गई तो अदालत ऑर्डर दे देती है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन के ऑर्डर की कॉपी ROC को चली जाती है 7 दिन के अंदर। ROC भी अपना कंपनी का नाम काट देता है अपने रिकॉर्ड में से। देखो पर्सनल इंसॉल्वेंसी का टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे ये क्या कह रहा है। सबसे पहले 2-3 बातें समझो। कंपनी के केस में जिस अदालत में एप्लीकेशन गई थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो थी NCLT, और उसके खिलाफ अपील कहां होगी? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। और अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर पार्टनरशिप्स की बात करें तो एप्लीकेशन कहां जाएगी? NCLT में नहीं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, DRT में। और उसके खिलाफ अपील कहां पर होगी? डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में। एक तो ये बड़ा परिवर्तन है। सिस्टम वही है जो मैंने तुम्हें अभी तक समझाया, होगा वही यहां पर भी। कंपनी नहीं है तो क्या हुआ, एसेट तो है, वो बिकेंगी और क्रेडिटर्स में बटेंगी, उसी वाटरफॉल अरेंजमेंट से जो मैंने उधर बताया आपको। लेकिन पहला फर्क समझे, अदालत अलग है। दूसरा, प्रोफेशनल का नाम अलग है। वहां पर प्रोफेशनल का नाम क्या था? IRP RP, लेकिन यहां पर IRP और RP नहीं है, यहां पर इसका नाम है BT, बैंकरप्सी ट्रस्टी। बैंकरप्सी ट्रस्टी एक आदमी जो हमारी संपत्ति संभाल कर उसे बेचेगा, क्रेडिटर्स में बांटेगा, बचेगा तो हमें दे देगा, नहीं बचेगा तो बाय। BT बोलते हैं उसको, बैंकरप्सी ट्रस्टी। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन कैन नॉट बी विड्रॉ, ये काम की बात नहीं है। बिना DRT से पूछे एप्लीकेशन अगर चली गई तो वापस नहीं हो सकती, मोरेटोरियम लगता है।
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बैंकरप्सी ट्रस्टी। सुनवाई का तरीका क्या है? ये उसके स्टेप्स हैं। 10 दिन का नोटिस, जब सब कुछ हो जाता है तो फिर रिलीज कर दिया जाता है CBT को। अदालत आदेश देती है कि जब सब कुछ हो गया, रिपोर्ट बन गई, तो अब ये बैंकरप्ट हो गया घोषित। जब वो आदमी बैंकरप्ट घोषित हो जाएगा तो दोनों लोग फ्री हो जाएंगे। जिस इंडिविजुअल को इंसॉल्वेंट कर रहे हो, बैंकरप्ट कर रहे हो, तो वो बैंकरप्ट हो गया, और जिस प्रोफेशनल को तुमने काम सौंपा था वो फ्री हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आप इसको देखें। ये है, देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है। तो इस चैप्टर के इन नोट्स को, एक एक शब्द को, एक एक टॉपिक को आपने अच्छे से रीड करना है, पूरा रीड करना है और जरूर रीड करना है। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अब बारी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये दो अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे किसी जमाने में, लेकिन आज की तारीख में, यानी कि हमारे अपने सिलेबस में 2022 के सिलेबस में स्टडी मैट ने एक ही चैप्टर रखा है, चैप्टर 3, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR को अलग अलग टुकड़ों में, यानी कि 3.1, 3.2 इस प्रकार से बांटा है। ये मेरे 27 पेज के हाथ से लिखे हुए, इन शुभ हाथों से आप लोगों के लिए लिखे हुए ये नोट्स हैं। इनके साथ मैं आपका एक फास्ट ट्रैक अभी शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर का। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको स्टडी मैट से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी से कवरेज करनी है। हालांकि मैंने ये टाइपिंग में दिया था, अभी टाइप होके आ नहीं पाया, तो आप फिलहाल हैंड रिटन ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। हम इसी मैन्यूस्क्रिप्ट से पढ़ लेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने शब्दों में बता दूं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो चाहे दूसरी बार, यानी कि आप रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो चाहे फ्रेश पढ़ रहे हो, आप चैप्टर की ना सोल अपने अंदर लाने की कोशिश किया करो। चैप्टर को अगर आंख बंद करके रटने लगेंगे, आंख बंद करके मतलब बिना सोचे समझे, आंख बंद करके वैसे नहीं रटना है, तो आपको क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर हल्का सा भी डाइवर्ट होकर आए तो आप नहीं लिख पाएंगे। आप आत्मा समझिए इस चैप्टर की क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी मैनेज्ड इन अ वे टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स फॉर एवरीबॉडी, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Historically, the companies were managed only to give the maximum returns to the shareholders, है ना? The companies were getting money, the companies were generating money, the companies were distributing money to the people who have invested in them. That was all happening in the past. But if you look in today's time, there is a recognition, आज की तारीख में लोग समझ पा रहे हैं कि हमारी कंपनियों को सिर्फ शेयर होल्डर्स को खुश नहीं करना, देयर आर एम्प्लॉयज टू बी मेड हैप्पी, कस्टमर्स टू बी मेड सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट टू बी फेल्ट कंप्लाइड, एवरीबडी जो हमसे डील करता है या हम जिससे डील करते हैं उन सबको हमें प्रसन्न रखना है। एंड ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। सो वी मस्ट मेक अ शिफ्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर थ्योरी टू द स्टेक होल्डर थ्योरी। हमें अपने कार्य में, हमें अपने व्यापार के चलाने में, हमें अपने व्यापार के संभालने में एक ऐसे शिफ्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे मूव की ज़रूरत है जिसके अंदर हमको बहुत इंपॉर्टेंटली वी नीड टू मेक एवरीवन हैप्पी, वी हैव टू हैव विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। ये बात करेक्ट हो गई? ये बात समझ आ गई आपको? दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी। इफ यू read the World Bank definition, the World Bank says corporate governance is about transparency, fairness, accountability, yani fairness, transparency, accountability. So if you implement these three principles in your company, that means you become a kind of honest organization. तो तब कहा जाएगा you have implemented CG, you have implemented corporate governance in the organization. So this is all what I wanted to tell you before starting this. Now, the corporate governance is not easy. इतना इजी होता तो इसका चैप्टर ना होता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। फॉर एग्जांपल, फैमिली बिजनेस। परिवार में वो व्यक्ति एमडी नहीं बनता जो सबसे अच्छा होता है, परिवार में बड़े भैया या बड़ी दीदी ही एमडी बनते हैं। तो एक वो विरासत वाला जो फैक्टर है वो गलत है। मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट्स नहीं होते फैमिली बिजनेसेस में, वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं आ पाती। तो हाउ टू ब्रिंग, ये हमारे कोर्स में है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो सरकारी संस्थान हैं जो व्यापार करते हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये तो चलो तेल की कंपनियां हैं तो महारत्ना नवरत्ना हो गई, लेकिन सरकार की कंपनियां वो भी हैं। HMT घड़ी बताती है और भी टूल्स बनाती है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वो इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही।
वैसे सरकार का डिसीजन हुआ है उसमें कैपिटल इन्फ्यूज करने का, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि एचएमटी जैसी सरकारी कंपनी अभी आगे नहीं बढ़ पा रही। क्यों? क्योंकि वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाने के प्रयास में क्या चैलेंज है? वहां पर चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी, राइट। अच्छा, जो कंपनी फैमिली वाली नहीं है या जो कंपनी सरकारी नहीं है, उनमें क्यों नहीं आ पा रही कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट दैट वी पीपल ऑलवेज हैव इन आवर हार्ट। वो लालच जो हमें जीने नहीं देता ईमानदारी से, वो दिल के अंदर की कसक पैसा कमाने की, राइट, वो मन का लालच, छोटा छोटा बड़ा बड़ा हर प्रकार का। These are the reasons why we fail to implement corporate governance inside the business that we run, right? So that is a kind of feel of this chapter जो मैं आपको देना चाहता था। Let us see पहला, this is 3.1, ठीक है। This is very simple chapter, will not take much time, और आप अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा हैंड राइटिंग भाई की ऐसी ही है, समझ लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा 2 बार ध्यान देंगे, आप समझना चाहेंगे तो सब समझ जाएंगे। अब एक बार मान लो देखा नहीं समझ आया, पन्ना पलट लिया तो कुछ नहीं हो सकता। सी डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देयर आर वेरियस डेफिनेशन। मिल्टन फ्राइडमैन की डेफिनेशन है, एड्रियन कैडबरी, ये अपने कैडबरी वाले ही कैडबरी हैं, ठीक है, नारायण मूर्ति अपने इन्फोसिस वाले। दीज पीपल हैव गिवन डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट आई वुड लाइक यू to remember the definition given by World Bank, which is very easy and accepted all over the world. Corporate governance is implementation of fairness, transparency and accountability in every organization. How simple is that, right? इसको आप याद कर लीजिए। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो हम देख लेना आप यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने आपको समझा दिया। वी नीड टू मेक एवरीबडी हैप्पी, वी नीड टू मेक सेटिस्फैक्शन फॉर एवरी स्टेक होल्डर, वी नीड टू क्रिएट वैल्यू फॉर एवरी पर्सन टू whom वी केटर एंड फ्रॉम whom वी टेक केटरिंग। जितना लोगों का साथ हम कारोबार करते हैं, दे ऑल मस्ट बी मेड हैप्पी, दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। अब एग्जाम के लिए इनके कीवर्ड्स आप याद कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, राइट, यहाँ पर जस्टिफिएबल पॉलिसीज लेकर आनी है, आइडियल कंपोजिशन होनी चाहिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, सब प्रकार के डायरेक्टर होने चाहिए, सो दैट व्हाटएवर वी डिसाइड इज नॉट बायस्ड, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वी रिड्यूस रिस्क आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, वी एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड एनहांस वैल्यू। नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऐसा है दोस्तों, यहां पर जो पॉइंट्स हैं इनमें कोशिश करिएगा कि आप अपने हिसाब से वेग थ्योरी ना लिखें। जब टॉपिक बहुत आसान होता है, स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा प्रवचन टाइप, लॉ में तो बच्चा नहीं अपने हिसाब से लिख सकता भाई। डायरेक्टर्स की पावर्स तो डायरेक्टर की पावर्स ही है ना, उसमें अपना क्या लपेटोगे। लेकिन सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता जैसे ये जो टॉपिक है, इस पे तो बच्चे को लगता है आई कैन राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, राइट दिस ओनली, ठीक है। जैसे हम फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट, मैनेजमेंट मस्ट बिहेव प्रूडेंटली, ठीक है, टेक रिस्क बट मेक प्रोविजंस ऑल्सो, enhances value of the company, accountability बढ़ती है, encourage new things to have innovation, professionalism, integrity, recognition and respect to everybody, right? Stakeholder और shareholder की थ्योरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई। We are not here to make only the investor happy, we must make everyone happy including the investor. We must pay on time wages to workers, we must make on time payments to suppliers, we must pay taxes and the fees and the charges to government on time, right? We must pay the dividend or other returns to the investors on time so that everyone will remain happy. We must deliver quality to the customer so that he feels to have value. ये सबको प्रसन्न करोगे तो ईश्वर आपको बहुत प्रसन्न रखेगा, ठीक है। सबका उम्मीद है आपसे अगर जुड़ा है और आप सबको प्रसन्न रख पा रहे हो, सो दिस इज वेरी गुड। एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो यहाँ लिखा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, एथिक्स इज कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, गवर्नेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी ग्रुप वाइज इन नेचर। व्यक्ति अगर ऑनेस्ट है तो एथिक्स है, संस्था अगर ऑनेस्ट है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। एथिक्स हर लेवल पर हर इंडिविजुअल के लिए होता है, गवर्नेंस केवल टॉप लेवल पर रन करी जाती है। एथिक्स नेचुरली आता है, गवर्नेंस डिलिबरेटली आती है। एथिक्स जो है रेगुलेशंस पर नहीं भरोसा करता, गवर्नेंस में रेगुलेशंस होती हैं। नाउ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स हैं, गवर्नेंस टारगेट नहीं देखता, आपकी मेथोडोलॉजी देखता है। जो मैनेजमेंट है एट ऑल लेवल्स है, गवर्नेंस अभी हमने पढ़ा टॉप लेवल पर होता है।
मैनेजमेंट एज पर सिचुएशन मॉडिफाई होता है, गवर्नेंस इतनी आसानी से मॉडिफाई नहीं होती, जब तक केयरफुल स्टडी नहीं करते तब तक कोई नया रूल एमर्ज नहीं होता। एथिक इसमें मैनेजमेंट में रेगुलेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, गवर्नेंस में रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट में रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट और गवर्नेंस में रास्ता इज मोर इम्पॉर्टेंट, हाउ टू रीच टुवर्ड्स द गोल, ठीक है, मेथोडोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट। इमरजेंस एंड एवेलुएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैदा हुई? देखो, आप ये बात मानोगे कि जब एक इमारत गिरती है तब सेफ्टी ऑडिट होता है बाकी बिल्डिंग्स का, जब एक नाव डूबती है तब हम नदी का बहाव नापने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार जब कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए हमारे देश में, सत्यम का, विदेशों में एनरॉन का, तब अमेरिका में भी सार्बन ऑक्सले बना, हमारे यहाँ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल आए, कंपनी लॉ बदला, हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी गाइडलाइंस चेंज हुई, सेबी बिकेम मोर पावरफुल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू के फेलियर ऑफ कंपनीज and consequent loss to investors and everybody caused a trigger to make corporate governance, right, to bring corporate governance। ये देखिए, बहुत सारे corporate failure, institutional investors जो हैं वो बढ़ने लगे, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत जानकार बनने लगे, कंपनी की इंफॉर्मेशन जनता के पास जाने लगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी, हर स्टेक होल्डर्स को जस्टिफाइंग वैल्यू होने लगी, नॉन कंप्लायंस की पनिशमेंट हमारे देश में बढ़ गई, हमारे क्या कहते हैं उसे, स्टेक होल्डर्स के साथ अगर हमारा डिस्कनेक्ट है तो वो बुरा समझे जाने लगा और शेयर प्राइसेस में बहुत वोलेटिलिटी होने लगी। इन सारी चीज़ों की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोगों ने अपनाने का प्रयास किया। बेनिफिट्स आप देखिएगा, अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, क्या करना है इसका। नाउ दिस थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको याद रखना है। एक होती है स्टुवर्डशिप थ्योरी, एक होती है एजेंसी थ्योरी, एक होती है स्टेक होल्डर थ्योरी और एक होती है ट्रस्टीशिप थ्योरी। ये जैसे 4 पॉइंट हैं, तो इनके अंदर तो आप समझ जाएंगे, आप फास्ट ट्रैक में इनके नाम याद करिए। स्टुवर्डशिप थ्योरी में माना जाता है कि कंपनी के स्टुवर्ड्स एंड डायरेक्टर्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर काम करते हैं, और एजेंसी थ्योरी में डायरेक्टर्स आर एजेंट्स, स्टेक होल्डर थ्योरी में वी नीड टू मेक अ बैलेंस, वी नीड टू मेक एवरीवन हैप्पी, ट्रस्टीशिप में डायरेक्टर्स आर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। अब आपको सिमिलर लगेगा स्टुवर्डशिप और एजेंसी थ्योरी, तो अभी कंफ्यूजन नहीं रखना है, अभी याद कर लेना है एज इट इज। 4 थ्योरी होते हैं, 4 के मतलब ये है। नाउ 3.1 इज डन। 3.2 इज अबाउट सम कोड्स, सम काइंड ऑफ रेगुलेशंस। हमारे देश में कुछ कमिटीज बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, और उन कमिटीज ने कुछ सुझाव दिए कंपनी लॉ में बदलाव करने के लिए, इनकम टैक्स के कानून में बदलाव करने के लिए, सिक्योरिटी लॉ के अंदर बदलाव करने के लिए, जिससे कंपनियों के कंट्रोल स्ट्रिक्ट हो जाएं, कंपनियों के कंट्रोल ट्रांसपेरेंट हो जाएं और इस बहाने वो लोग ईमानदार हो जाएं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उनमें आ जाए। तो एक यूएसए में कैडबरी कमेटी बनाई गई। आपको ना ये एक तो याद कर लेना चाहिए कि कैडबरी कमेटी कहाँ की है, ठीक है। आपको एक ये याद कर लेना चाहिए कि कैडबरी कमेटी ने मुख्य रिकमेंडेशन क्या दी थी। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी। कैडबरी कमेटी यूनाइटेड स्टेट्स की, इसका फुल नाम एड्रियन कैडबरी कमेटी, इसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने स्थापित किया था। इसकी मुख्य रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी के बारे में है। उसके बाद राहुल बजाज कमेटी भारत में बनाई गई। इसकी स्थापना कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने करी, सीआईआई ने करी। इसने रिकमेंडेशंस दी कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, इनकी भी रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी के बारे में थी। फिर केआर चंद्रात्री कमेटी भारत में बनी। ये नॉट मेड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बट रिकमेंडेड ऑडिट कमेटी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो देखा आपने, ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी, ऑडिट कंपनी। He was appointed to draft new company law. This person was appointed to write the new company law. और आपको बता दूं कि 6 महीने के अंदर इनकम टैक्स कोड नया आ रहा है, वो तो सच है, लेकिन कंपनी लॉ में भी काफ़ी बदलाव होने जा रहे हैं अगले 6 महीने में। कुमार मंगलम बिरला कमेटी भारत में सेबी ने बनाई। इसने थोड़ा सा शिफ्ट करा अपनी रिकमेंडेशंस में। जैसे आप अभी तक देख रहे थे कि सिर्फ ऑडिट कमेटी के ऊपर रिकमेंडेशंस आई, यहाँ की रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी के ऊपर नहीं थी। इन्होंने कहा
के दो प्रकार की रिकमेंडेशन हम देते हैं, कुछ मैंडेटरी और कुछ नॉन मैंडेटरी। इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वहां पर अलग बातें भी हैं ऑडिट कमेटी के अलावा, जैसे कि जो बैंक लोन देते हैं उनका रोल मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको शेयर होल्डर के रूप में जितने हक मिलने चाहिए बस उतने मिलने चाहिए। इन्वेस्टर्स को ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कितने डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। और ये किन कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल जिनका 10 करोड़ है, नेटवर्थ 25 करोड़ है, उनको 2000 से गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है उनको 2001 से, मतलब ये थ्रेशोल्ड फिक्स किया गया। ऑडिट कमेटी भी इन्होंने कवर करा, रेम्युनरेशन कमेटी कवर करा, सेपरेट कमेटी फॉर कंप्लेंट्स, ठीक है। ये सारी रिकमेंडेशन जो है कुमार मंगलम बिरला कमेटी की हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का कुल मिलाकर जो वेटेज एग्जाम के अंदर है वो है तो ठीक है, कहने को 10-15% का नंबर का वेटेज इसका है, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस से गारंटी नहीं है कि इतना ज्यादा का नंबर का ही आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस ये ध्यान में रखना है आपको। बोर्ड लेवल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंपनीज एक्ट और सेबी गाइडलाइंस में लिखे हैं, और बोर्ड लेवल के बिलो जो हैं वो ऑडिट कमेटी है, विसल ब्लोअर पॉलिसी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, डिपार्टमेंट मैनुअल्स है। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हमें गुड गवर्नेंस लानी है तो उनको क्या फॉलो करना है, कंपनी लॉ और सेबी गाइडलाइंस। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो वर्कर्स हैं उनको कंपनी लॉ और सेबी के चक्कर में मत फंसाओ, उनके लिए मैनुअल बनाओ, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ, और विसल ब्लोअर पॉलिसी ताकि कोई अपनी आवाज उठाना चाहे तो उसको रोका न जाए, और ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो रेटिंग है उससे पता चल सकता है कि, मतलब पूरी दुनिया को इस बात का पता चल सकता है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट गवर्नेंस में ज्यादा अच्छा कर रही है, कौन कम अच्छा कर रही है। आपकी रिलेटिव स्टैंडिंग पता चलेगी मार्केट को, भाई इन्वेस्टर उस आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे, बैंक आपको लोन देंगे, फॉरेन पीपल आपके साथ जॉइंट वेंचर कर लेंगे, सरकार आपको ग्रांट दे देगी, लाइसेंस इजीली दे देगी यदि आपकी जो रेटिंग है वो अच्छी है, ठीक है। ESG रेटिंग मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जानी चाहिए। ESG रेटिंग पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जून 24 में क्वेश्चन आया नहीं। आप लोगों के जो नए सिलेबस के पेपर हैं अभी कितना हुआ है, जून 23, दिसंबर 23 और जून 24, तीनों में ESG रेटिंग मस्ट हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है कि आप केवल और केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली रेट मत करिए, फाइनेंशियली रेट मत करिए। There may be some unsoundness with respect to finance, but if your policies are honest, if your policies are correct, if your goal is fixed, you can succeed, right? ये सब आप सबको पीछे छोड़कर you can outperform, right? You can come out of your insolvency type situation in case you have financial distress. तो सिर्फ उसको रेट नहीं करना चाहिए. We must have ESG rating. What are the environment factors in which we are helping? What are the social factors? What are the governance factors? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन, हमारी हर व्यक्ति की जो पेमेंट है वो डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग लोगों के हाथ में होना चाहिए। द शेयर होल्डर शुड नॉट कंट्रोल, द कंट्रोलर शुड नॉट हैव शेयर्स, एंड अकाउंटिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हमारी रेटिंग अच्छी रहेगी। याद रखना है कि ये मल्टीपल चॉइस में आपको काम आ सकता है। फॉर्मेट ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस by listed entities as per SEBI LODR regulations। SEBI की LODR regulations यानी कि listing obligations and disclosure requirements जो regulations हैं उनके मुताबिक ये 4 annexure हैं। annexure 1 क्वार्टरली देना होता है, annexure 2 फाइनेंशियल ईयर के एंड में, annexure 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर, और annexure 4 हाफ ईयरली देना होता है विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22। आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं समझ आ रहा होगा कि इसका यूज क्या है। क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि हम इसका एक एक वर्ड का मीनिंग करेंगे, ये कैसे संभव है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने अक्षर, जितने शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं आप वो याद करके जाइए। एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता होगा और डिटेल्ड क्वेश्चन भी आता होगा अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, कंप्लायंस रिपोर्ट का फॉर्मेट बताइए, और आप 4 याद करके गए थे। अब इसके अंदर इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमने चारों लिख दिए, तो कम से कम 7 नंबर में से 4 नंबर तो मिलेंगे हमें, और क्या चाहिए।
तो मेरी आप निजी सलाह समझिए दोस्तों, मैं यहाँ पर चैप्टर पढ़ाने से ज़्यादा आपके नंबर बढ़ाने आया हूँ। मैं आपको वो दिशा दिखाने आया हूँ जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे। बिल्कुल आप परेशान ना हो कि ये सब कुछ कैसे होगा। मेरे नोट्स पढ़िए, ठीक है, बस कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया फैमिली बिजनेस में बड़ी समस्या है। फुल टाइम डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट परिवार से होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरीज कॉमन, मतलब वो जो अपना एक ग्रुप बन जाता है पारिवारिक लोगों का। ओनरशिप डाइल्यूट होती है जनरेशन टू जनरेशन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, राइट इट। यूनाइटेड फैमिली मेक्स नॉन फैमिली पीपल डिफंक्ट, जो लोग परिवार से नहीं है उनकी को सुनता नहीं है। डिवाइडेड फैमिली मेक्स डेडलॉक, अगर मान लो परिवार में घर में कलह हो तो व्यापार में भी कलह हो जाती है, ठीक है। ये तो अच्छा। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज क्या है फैमिली बिजनेस में, वो पेपर के लिए ज्यादा अच्छा है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के हाथ में होना चाहिए। फैमिली मेंबर्स को भी उतनी ही प्रोफेशनल पढ़ाई करवानी चाहिए। इनको भी एमडीपी, एलडीपी, ईडीपी करवाओ, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनको जरा आईआईटी, आईआईएम भेजो, क्या बुराई है इनको भेजने में। प्रमोटर्स आर एनकरेजिंग प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स को हायर करो। प्रमोटर्स फोकस टुवर्ड्स कंप्लायंस, लॉ पूरा फॉलो करो। लीडरशिप को क्लैरिटी रहनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल की। ओनर्स आर एक्सेप्टिंग ओपिनियन ऑफ मैनेजर, तुम्हारा मैनेजर कुछ कह रहा है सुनो, सिर्फ तुम ही मालिक हो इसलिए तुम्हारी चलेगी, ये कल्चर छोड़ो। फैमिली सोशल एंड इमोशनल इश्यूज आर केप्ट सेपरेट, ठीक है, आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग ट्रस्ट और फाउंडेशंस। 3.4 CSR। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोस्तों जो सेक्शन 135 है वो हमने कंपनी लॉ में देख लेना है। सेक्शन 135 यहां देखकर कोई फायदा नहीं है। सीएसआर के टॉपिक के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर जो सीएसआर प्रोविजन है होने को वो भी इस चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन एक ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को 2 बार पढ़ने की क्या जरूरत है। अकाउंट्स के रिवीजन में 135 सेक्शन को मैंने कराया होगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं, या आप आगे जब आएगा तब पढ़ लीजिएगा। सीएसआर का मतलब है, ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न, केयर एंड शेयर। जितने व्यापारी दुनिया में बनाए हैं ऊपर वाले ने, उनको असल में ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट से अपना कारोबार चलाना चाहिए। मैं सुन रहा था उस दिन मुकेश भाई की स्पीच, आप भी सुनिएगा जब आप मेरा ये वाला लेक्चर देखें। अभी कल परसों तो एग्जाम नहीं है ना, आपका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुकेश की जो अपनी लेटेस्ट एजीएम हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसकी स्पीच सुनिए आप। हालांकि ये स्पीचेस दूसरे लोग लिखते हैं, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि अब मुकेश के मुंह से वो शब्द निकले तो मुकेश कह रहे हैं ये सब बातें। और आप ये भी मान के चलो कि थोड़ा हमारा आदमी जो जब बोलता है स्पीच में तो थोड़ा उसमें प्लस माइनस होता ही है, लेकिन हम सच मान लें 100%। तो मुकेश ने बताया क्या बोला कि मुझे या मेरे परिवार को इस वेल्थ के अंदर इतना रोल समझ आता है कि हम इसके ट्रस्टीज हैं। अब आप कहोगे फिर इतने हजारों करोड़ रुपया तो उन्होंने उसमें खर्च कर दिए, वो हमारे और तुम्हारे लिए हजारों करोड़ रुपए हैं। अगर उन्होंने जितना खर्चा अपनी शादी में करवाया उस खर्चे को डिवाइडेड बाय उनकी टोटल नेटवर्थ इनटू 100 कर लो। भाई मान लीजिए हमारी नेटवर्थ 100 रुपया है और हमने उसमें से 10 रुपए खर्च करे, तो देखने वाले को क्या लगेगा, 10 रुपए खर्च हुए। परसेंटेज में बात करो तो 10% खर्च हुआ। लेकिन मुकेश भाई के यहाँ जो खर्चा ब्याहों में हो रहा है, उसकी आप जो खर्चा डिवाइडेड बाय देयर टोटल नेटवर्थ इनटू 100 कर लीजिए, तो आपको वो बड़ा फील नहीं होगा। परसेंटेज में देखिए, दुनिया कैलकुलेशन नहीं करती, आप तो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। तो मैं कह रहा हूं मुकेश का डायलॉग है कि ये जो संपत्ति है उसके हम ट्रस्टी हैं। हालांकि ट्रस्टीज को भी पेमेंट मिल सकती है और उनको मिल रही है उन लोगों को। कई वर्षों से मुकेश की सैलरी नहीं बढ़ी। हालांकि आप मुझसे कहेंगे बताओ कैसी मजाक की बात कर रहे हो आप, मुकेश तो सुपर रिच है। एसेट में रिच होना अलग होता है दोस्तों, इनकम में रिच होना अलग होता है। ही इज वेरी रिच, आई अंडरस्टैंड। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नाम है भाई का। मैं कुछ और समझा रहा हूं, आप उसकी स्पीच सुनिए, उसमें ट्रस्टीशिप वर्ड यूज्ड है। ठीक, ट्रस्टीशिप। आईटीसी के वाईसी देवेश्वर, और वो कौन है, वो विप्रो के अजीम प्रेम जी। इनके आप स्पीचेस सुनिए, आपको समझ आएगा। ये लोग अपने आप को ट्रस्टी मानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें ये सारी संपत्ति दी है और हमें उसका मैनेजर बनाया है। हम दुनिया के बिहाफ पर इसको मैनेज कर रहे हैं, हम कंट्रोलर हैं, हमारे हाथों में पैसा है लेकिन हमारा नहीं है, हम इसके रखवाले हैं। वो होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर
उसको संभालते संभालते आपको देखना है कि आपको कुदरत से जो इनपुट्स फ्री में मिलते हैं उनके लिए भी आप कुछ करें, वो होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस और सोसाइटी कभी अलग नहीं हो सकते। अंतरराष्ट्रीय जगत में देखिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा, यूएनजीपी ने क्या करा। ये जो दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है, पूरे विश्व में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर क्या बात होती है, वो यहां पर लिखी हुई है। भारत में सीएसआर के बारे में मैंने आपको बताया। एक तो ऐसा है कि कॉर्पोरेट सीएसआर के बारे में सेक्शन 135 में लिखा है दैट इफ योर क्या है वो नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेटवर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ अगर आपका है तो आपको 2% अपने नेट प्रॉफिट का खर्च करना ही पड़ेगा सीएसआर पे। एक तो वो मैंडेटरी है। उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इशू करे गए नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस हैं, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस कि ये आप फॉलो करिए, ये उसके प्रिंसिपल्स हैं। अच्छी अच्छी बात नहीं है, 9 प्रिंसिपल है। हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये बनता है कि 9 प्रिंसिपल में से कोई प्रिंसिपल वो आपको लिख के देंगे और आपको समझाना होगा। सब अच्छी अच्छी बातें हैं, पर्यावरण पे ध्यान दो, वर्कर का भला करो, कस्टमर को क्वालिटी दो, सरकार को टैक्स दो, इंट्रोस्पेक्शन करो, गलतियां सुधारो, सोशल सर्विस करो, बहुत बहुत सारी बातें। एक्टिविटीज नॉट कंसीडर्ड एज सीएसआर, ये थोड़ा ना याद कर लो ये वाले टॉपिक को, ये बहुत कीमती लगता है मेरे को। ये एक्टिविटी सीएसआर नहीं मानी जाती। राजनीतिक चंदा, ठीक है, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी, एम्प्लॉय को दिए जाने वाले बेनिफिट, कानून को फॉलो करना और पब्लिसिटी के लिए करे गए काम। वो पंखे में लटकते हैं ना लाला जी, यह पंखा लाला रामचरण दास की धर्मपत्नी ने उनकी याद में लगवाया, ये सीएसआर नहीं है। ठीक है, खैर। स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर, ये तो 6 स्टेप्स लिखे हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का मतलब आपको बताऊं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपनियां मिलकर सीएसआर करें, सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे और स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ काम करें, इन तीनों को बोलते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। हाँ, ये क्या है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी? भाई देखो, मान लो पेप्सोडेंट, वो कोलगेट पामोलिव करके कंपनी है, मान लो वो करना चाहती है चैरिटेटिव या सीएसआर, गांव के बच्चे स्कूल में जा सके, इसके लिए वो काम करना चाहती है। अब वो या तो सारा खर्चा खुद उठाए, मतलब वो खर्चा कह रहा हूँ, सारा सिरदर्द खुद उठाए, अपनी टीम भेजे। उससे अच्छा ये है कि वहाँ कोई लोकल एनजीओ होगा, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, कोई पार्टनर एजेंसी बन सकती होगी, उसको हमें हायर कर लेना चाहिए ना, थोड़ा मैनेजमेंट ईजी रहता है। ये वो लिस्ट है जिनके को आप अपना इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बना सकते हो। ये वो लिस्ट है स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जिनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हो। भाई मान लीजिए आप आईटीसी हैं और आपको 200 करोड़ रुपए खर्च करने हैं देश के ऊपर सैनिटेशन में, तो अब कोई एनजीओ है जैसे सुलभ इंटरनेशनल, तो उसको पैसे दीजिए, उसके साथ बैठकर इंप्लीमेंट करवाइए, वो ज्यादा इजीली कर देगा आपका काम। ये यहां पर लिखा है, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं सीएसआर में। नाउ वी टॉक अबाउट इवैल्यूएशन। वी नीड टू एक्चुअली सी वेदर वी आर गोइंग गुड और नॉट, whether we are going ahead or not, whether the approach followed by us is right or not। 2 प्रकार की इवैल्यूएशन होती है, खर्चे से पहले कि खर्चा कहां करें, कितना करें, आफ्टर मेकिंग कि जो हमने खर्चा करा उसका जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए था जिस लेवल पर, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, एक्सपेंडिचर करने से पहले हमें यह काम करना चाहिए, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन टाइम, मेजरेबल इंपैक्ट। ये इवैल्यूएशन के स्टेप्स हैं बिफोर एक्सपेंडिचर, ये इवैल्यूएशन के स्टेप्स हैं आफ्टर एक्सपेंडिचर। इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, एक है कि आप खुद कर लीजिए, एक है दूसरा आप किसी दूसरे को इस्तेमाल कर लीजिए, उसके फायदे नुकसान दिए हुए हैं। हाउ टू चेक इंप्लीमेंटेशन, यू रियली नीड टू सी। बात ये नहीं है कि पैसा खर्च हो रहा है, बात ये है कि मान लीजिए आपको 200 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो डियर जिसका एडवांटेज जिसको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं। आपके लिए 1 मिनट के मान लीजिए कि 200 करोड़ आपके लिए पेनी स्टॉक है, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गिर गए तो उठाते नहीं आप, ऐसा है, तो भी हमारे लिए उसका वैल्यू नहीं ना, लेकिन जिसको उसका फायदा मिल सकता है वो वंचित क्यों रहे। ठीक है, चलिए, प्रॉब्लम्स इन सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। कि हम सीएसआर इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते, हम प्रेफरेंस नहीं डिसाइड कर पाते, पैसे का मिसमैच लगता है, हम सीरियस नहीं होते, हमें अच्छे लोग नहीं मिलते,
इंटरनल रेफरेंसेस नहीं मिल पाते, हमारी टीम डिसीजन नहीं ले पाती, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या है? ये सब राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, अनकंट्रोलेबल रीजंस। इंपैक्ट असेसमेंट तो होना ही चाहिए। इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब जानते हैं आप? वी रियली नीड टू फाइंड आउट व्हाट इम्पैक्ट वी कुड हैव क्रिएटेड ऑन द सोसाइटी, के उसका कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा, राइट? अब करते हैं 3.5। ये जो हेडिंग है दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। पहले आप सस्टेनेबल शब्द समझते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इन सब में जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड है वो क्या है? कि यू मस्ट यूज रिसोर्सेज टुडे इन अ मैनर, right, that the future generations need not to make compromise with them, या फिर exercise the use of these resources today keeping in mind the needs of tomorrow। ऐसा ना हो कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा हम खा जाएं या यूज कर जाएं और आगे आने वाली जनरेशन म्यूजियम में जाके देखें कि कोयला कैसा होता था। मेरा कहने का मतलब है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स अबाउट एवरीथिंग दैट वी यूज टुडे। We must not pollute rivers, we must not pollute the ecosystem, we must not give harm to any resource that we are using, you know। in the name of development हम बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जिनसे हम फ्यूचर को ध्यान में रखे बिना प्रेजेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। सो वी मस्ट नॉट मेक समथिंग इन प्रेजेंट टू मेक प्रेजेंट बेटर इन ऑर्डर टू डू कॉम्प्रोमाइजेस विद फ्यूचर, ठीक है? तो आगे आने वाली जनरेशन क्या करेंगी हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टुमारो, ठीक है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग पब्लिक पॉलिसी एंड अफेयर्स इन कॉर्पोरेट हाउसेस इन अ मैनर व्हिच वुड प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। आपने देखा, प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर एंड शैल कंटिन्यू टू सस्टेन एज एन इकोनॉमिक एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। इस ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच को, कि हमको सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करना है। वी मस्ट रिपोर्ट एंड वी मस्ट वर्क फॉर 3 डिफरेंट जोन्स, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल। इसको 3P अप्रोच भी कह सकते हैं, प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल। वी मस्ट अर्न मनी, वी मस्ट केयर फॉर नेचर एंड वी मस्ट मेंटेन वैल्यूज एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल अराउंड, राइट? ये तो सब सिंपल है। बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी की 3 ब्रांचेस हैं, जैसे आपने देखा, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, पीपल अराउंड अस। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, दे हैव टू रिपोर्ट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, राइट? ये सब कुछ हमको रोजाना नहीं दिखाई देता होगा क्योंकि हम रोजाना टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के आसपास नहीं होते हैं, बट गॉड ब्लेस यू, आप भी जल्दी ही इस लेवल तक पहुंचे और इन कंपनीज में काम करें तो आप देखेंगे कि हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी रिपोर्टिंग होती है। सो दैट्स ऑल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।